हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। और सब मजा में है? कैसा जा रहा है पढ़ाई लिखाई, कैसा हो रहा है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो रहा है? हाय, क्या बोल रहे हैं? गड़बड़ा गया? काहे? गड़बड़ाने मत दीजिए। क्या दीदी जी लोग, आप लोग का कैसा जा रहा है पढ़ाई लिखाई? हाय, बढ़िया जा रहा है। आ जाइए अब। आज जानते हैं नींदे नहीं खुल रहा था, 9 बजे जगबे किए हैं हम। अब बताइए 10-15 मिनट में आ गए। आ जाइए, देखते हैं। लेट हो गया। खैर, आज इसके बाद कोई क्लास भी ना है। आज कोई क्लास ना है। आज सब जाइए रामनवमी मनाइए, जुलूस निकालिए। क्या है? हम तो जाएंगे, आराम से सोएंगे। आइए, YouTube पे क्लास शाम में 5 बजे से होगा, शाम में 5-6 बजे से होगा। आ जाइए। आज 5वां टेस्ट है ना? भारत ने होगा, भारत के कर दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा किया है? क्यूबा को देने की घोषणा किया है। किसको? क्यूबा। क्यूबा आंसर हो जाएगा, क्यूबा। एक बार याद भी कर लेते हैं। भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक? किसको? क्यूबा ना। अच्छा, एक बात बताइएगा, 15 जनवरी को कौन दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस। थल और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर। 8 नौसेना दिवस 4 दिसंबर। 4। तो भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500? क्यूबा ना। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? दिल्ली में। किसमें? दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित? कहां? भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना? दिल्ली। अच्छा, एगो बात बताइएगा, वैश्विक स्तर पर मेट्रो रेल का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ब्रिटेन में हुआ। कहां हुआ? 1825 में ना, 1963 में। 1963 में। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर मेट्रो रेल का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हो? किस देश में? भारत में सर्वप्रथम किस शहर में हो? कोलकाता। भारत में? भारत में कोलकाता में। कब? 1984। 1984 में। 1984 में। और इसके बाद दिल्ली में मेट्रो रेल की शुरुआत 2002। 2000। दिल्ली में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई है? 2000। 11 फरवरी को फॉर्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किया जा चुका है, हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। 11 फरवरी को फॉर्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जा चुका है? 11 फरवरी को फॉर्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जा? हैदरा। कौन नदी के तट पर? मूसी। मूसी नदी के तट पर है। और आजादी के समय भारत में जो 500 से अधिक जो देशी रियासत थे, उसमें सबसे बड़ा देशी रियासत कौन? सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद। सबसे छोटा देशी रियासत बिलबारी। सबसे छोटा देशी रियासत बिलबारी।
तो आजादी के समय जो 500 से अधिक देसी रियासत था, सबसे बड़ा देसी रियासत, सबसे बड़ा देसी रियासत, सबसे छोटा देसी रियासत, सबसे छोटा देसी रियासत बिलबारी। किस देसी रियासत के संविधान का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था? ओंध देसी रियासत। कौन देसी रियासत? ओंध। किस देसी रियासत के संविधान का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था? ओंध देसी रियासत। कौन देसी रियासत? ओंध। और किस देसी रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया? ओंध देसी रियासत। कौन? ओंध। किस देसी रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया? ओंध। कौन देसी रियासत? ओंध। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक। स्काई। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का क्या नाम है? क्या नाम है? स्काई हॉक। 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार डैश का निधन हो गया है? डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। डॉक्टर बालकृष्ण 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार किसका निधन हो गया? किसका? बालकृष्ण। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? राजीव बडियाल। राजीव। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? राजीव। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष देश को पूरे देश में मनाया जाता है? 11 से 17 जनवरी। 11 से सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष देश को पूरे देश में मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष देश को पूरे देश में मनाया 11 से 17 जनवरी। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? स्पेन में। किसमें? पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? स्पेन में। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर संदूक रुइट। डॉक्टर संदूक रुइट। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया? मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। प्रियम गांधी। ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है? राजस्थान। कौन राज्य? राजस्थान। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है? और यह कार्यक्रम जो है राजस्थान के करौली में प्रारंभ हुआ था। राजस्थान के करौली में। राजस्थान के करौली में। और करौली एक ऐसा देसी रियासत था जिसे लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिलाया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिस वजह से करौली को वापस करना पड़ा। करौली को वापस करना पड़ा। तो उसी राजस्थान के करौली से जो है आंचल कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जो गर्भवती महिलाओं का विशेष देखभाल करने वाला कार्यक्रम है। अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है? आर्मेनिया के साथ। किसके साथ? आर्मेनिया के साथ। और इस हस्ताक्षर से जो है, इस MOU से जो है निर्यात यानी रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है। समझ गए? यानी अब जो है रक्षा क्षेत्र में भारत का भी जो गोला बारूद है, बंदूक है, वो सब दूसरे देश को निर्यात किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक अच्छा कदम है।
तो अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है? अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया? आर्मेनिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसे दिखा गया है? सूर्य कुमार यादव। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, इसमें किसे दिखाया गया? चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। यानी तर्कस अभ्यास किस दो देश के बीच होने वाला अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका। भारत और तो तर्कस अभ्यास किस दो देश के बीच होने वाला अभ्यास है? भारत और भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश नेपाल। कौन है? भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल। स्पितुक गुस्टर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए? कहां पर? स्पितुक गुस्टर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? स्पितुक गुस्टर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख। चलिए, इसका जो है उत्तर देखिए, मैथ रीजनिंग है कुछ। सत्रह का आंसर बी होगा, देख लीजिएगा आप लोग। 18 सी होगा, बना लीजिएगा। 19 सी मंगलवार। 20 सी 42। 21 2/9 डी। 22 ए। 17। मैथ रीजनिंग तो आप लोग का बढ़िया है जी। चलिए अब आगे आ जाइए। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। सभ्यता और संबंधित नदी। सभ्यता मिस्र। मिस्र की सभ्यता नील नदी से संबंधित है, एकदम सही है। देखिए, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में मेसोपोटामिया का नाम आता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। वही मिस्र की सभ्यता दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता है, और इस सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ है। इस सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ है, तो मिस्र की सभ्यता का संबंध नील नदी से है, सही है। नील नदी की देन मिस्र को माना जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और नील नदी एक ऐसी नदी है जिसका संबंध विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है। विषुवत रेखा पर विक्टोरिया झील है, उस विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। आगे नील नदी कर्क रेखा को पार करती हुई अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। समझ गए? तो याद रखिएगा ये सब बात भी। आगे है, सिंधु सभ्यता का संबंध सिंधु नदी से है, एकदम है। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है सिंधु नदी पर ही देखने को मिलता है, तो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी। चीन की सभ्यता यांगटी सिकियांग नदी, नहीं। चीन की सभ्यता का विकास हांगहो नदी। कौन नदी? हांगहो नदी। तो चीन की सभ्यता का विकास जो है आपको हांगहो नदी, और जो हांगहो नदी है, हांगहो नदी को चीन के लोग पीली नदी कहकर पुकारते हैं। हांगहो नदी को चीन के लोग कौन सी नदी कहकर पुकारते हैं? पीली नदी। समझ गए? तो चीन की सभ्यता का विकास यांगटी सिकियांग नदी नहीं, बल्कि चीन की सभ्यता का विकास हांगहो नदी, जिसे चीन के लोग पीली नदी कहकर भी पुकारते हैं। उपर्युक्त में कौन सा या से कथन सही है? तो 1 और 2, 1 और 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ गए? तो याद रखिएगा आप इस बात को। तो मिस्र की सभ्यता कौन नदी? मिस्र की सभ्यता सिंधु सभ्यता। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी। दजला और मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला और लेखन कला का विकास किस सभ्यता में हुआ?
मिस्र की, सॉरी, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता, दोनों एक ही बात है, समझ गए। मेसोपोटामिया को ही सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, या सुमेरियन को ही मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। पहली बार लेखन कला का विकास उसी सभ्यता में हुआ था, यानी लिखने की कला का विकास उसी सभ्यता में हुआ था। इसके बाद जो है चाक, पहिया, पहिया का भी आविष्कार सबसे पहले मेसोपोटामिया के सभ्यता में ही हुआ था। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट। फ्रेडरिक लिस्ट जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। हाँ, 12 जुलाई 1982 न, 12 जुलाई 1982 एकदम सही है। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है, नहीं। देखिए, नाबार्ड एक बैंक है और नाबार्ड बैंक जो है कृषि के लिए साख यानी कृषि के लिए ऋण, कृषि के लिए तो यह ऋण उपलब्ध कराता ही है, साथ ही साथ जो कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग के लिए भी यह ऋण उपलब्ध करवाता है, और भी कई सारे छोटे छोटे ग्रामीण फर्मों के लिए जो है यह बैंक ऋण उपलब्ध करवाता है। तो सिर्फ कृषि के लिए नहीं बल्कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी यह बैंक जो है ऋण उपलब्ध करवाता है। अर्थात जो 2 नंबर स्टेटमेंट है यह क्या है? आपको गलत है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल एक। तो यहां पर बता देंगे आप हमको, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1900, 12 जुलाई 1900। और एक चीज आपसे पूछा जाता है, नाबार्ड की स्थापना पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है? तो इसका उत्तर होगा छठी। क्या हो जाएगा? छठी। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1980 से 1985, 1980 से 1985। तो नाबार्ड की योजना, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? किसके दौरान? छठी ना। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? मतलब कौन एक गलत है? गलत है। पहला, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। हां, सही है। योजना आयोग हुआ करता था जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, और मोदी जी 15 अगस्त 2014 को घोषणा किए कि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया जाएगा, और मोदी जी के घोषणा के अनुरूप ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का गठन किया गया है। तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। हां, सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है? नहीं। देखिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष कहने का मतलब क्या होता है जानते हैं? पूर्णकालिक अध्यक्ष कहने का मतलब यह होता है कि उसका एक निश्चित कार्यकाल, जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक का एक निश्चित कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो वो पूर्णकालिक हो गया, समझ गए? जो निश्चित एक जो कार्यकाल निर्धारित रहता है उसे पूर्णकालिक माना जाता है, पूरे समय के लिए, पूरे एक निश्चित समय के लिए, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष जो भी होता है, समझ गए? लेकिन नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता है। कोई व्यक्ति जब तक प्रधानमंत्री के पद पर है तब तक वह नीति आयोग का अध्यक्ष है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर है तो वह 12 वर्ष तक नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 2 दिन प्रधानमंत्री के पद पर है तो वह सिर्फ 2 दिन नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा। तो नीति आयोग का कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि जब तक कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर रहता है तब तक वह नीति आयोग का अध्यक्ष रहता है। तो यह क्या है? आपको गलत है। और आप सभी लोग जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष भी होता है,
और नीति आयोग में जो उपाध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति अध्यक्ष करता है, अर्थात प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये गलत है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया। हाँ, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। तो बता दीजिएगा आप हमको, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1900। योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन हुआ? किसका गठन हुआ है? नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2000। नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर? सहकारी सिद्धांत। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है? गेहूं, चावल व दाल। गेहूं, चावल व। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें शामिल? हाय, एक बात यहां पर सुनिएगा, खाद्य सुरक्षा मिशन को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 21 एक प्रकार का मौलिक अधिकार है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यक्रम को पूर्ति करने हेतु ही पीडीएस के दुकान में आप देखते होंगे कि लोगों को गेहूं और चावल दिया जाता है। तो यह भी सोचने वाली बात है कि लोगों को गेहूं और चावल ही क्यों दिया जाता है, अन्य चीज क्यों नहीं दिया जाता है? तो अन्य चीज इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि अन्य चीजों को इस मिशन में शामिल नहीं किया गया है। गेहूं चावल को इस मिशन में शामिल किया गया है। मानव के जिंदा रहने के लिए गेहूं, चावल, दाल का होना जरूरी है, समझ गए? इसलिए इस मिशन में इसको शामिल किया गया है, इन तीनों चीजों को, और इसे अनुच्छेद 21 का अंग बनाया गया है, समझ गए? तो याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? यानी सीधा पूछा जा रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा है अनुच्छेद 243 का के। अनुच्छेद 243 का राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 243 का। अब यहां पर पिछले टेस्ट में दिए थे एक बात, याद है कुछ? पंचायती राज संस्था को टोटल काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। तो जो टोटल 29 विषय दिए गए हैं उसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में? 243 का जी। 243 का जी। और ये जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग आपको पंचायती राज और नगर निगम या नगर पालिका के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं उसको संपन्न करवाता है। इन चुनावों के अलावे भारत के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, ये जो तमाम संस्थाओं का चुनाव होता है, इन तमाम संस्थाओं का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और भारत के निर्वाचन आयोग की चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में। तो भारत के निर्वाचन आयोग की चर्चा कौन अनुच्छेद में? भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 300। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के लिए चुनाव कौन करवाता? भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है जी? नहीं ना होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? नहीं। मुख्यमंत्री का चुनाव होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता बल्कि लोकसभा का चुनाव होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता बल्कि विधानसभा का चुनाव होता है। और विधानसभा में जिस भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है वो अपना नेता चुनता है, उसी को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। वहीं
लोकसभा में जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है वह अपना नेता चुनता है, उसी को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 100। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद। और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164। यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नियुक्त होने वाले अधिकारी है या निर्वाचित? नियुक्त। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नियुक्त होने वाले अधिकारी है या निर्वाचित? नियुक्त ना। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? अर्धचंद्र, नवचंद्र, पूर्ण चंद्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पूर्ण चंद्र। पूर्ण। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? और एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, SUN सन। सन मतलब सूर्य। MOON मून। मून मतलब चंद्रमा। EARTH अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। समझ गए? देखिए, आपको चंद्र ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण होता है और एक सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है, एक सूर्य ग्रहण होता है और एक आपको चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है जानते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, जो भी कहना कहिए ना, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सिद्ध में होता है ना, तभी जाकर के सूर्य ग्रहण भी लगता है, तभी जाकर के चंद्र ग्रहण भी लगता है। लेकिन पृथ्वी और मून की स्थिति जो है अलग अलग होती है। सूर्य ग्रहण में अलग होती है, चंद्र ग्रहण में अलग होती है। आगे यहां पर हम आपको चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर एक बात जो कि SSC CGL पूछा है तथा अन्य परीक्षा भी पूछा है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सिद्ध में होती है तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको सीजीगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीजीगी। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होती है तो इसे सीजीगी कहा जाता है। क्या? सीजीगी। या इसको युति या ब्यूति भी कहा जाता है। सीजीगी कहा जाता है या फिर इसको युति या ब्यूति भी कहा जाता है। युति या ब्यूति भी कहा जाता है। समझ गए? ब्यूति भी कहा जाता है। तो जो भी कहना है आप अपना कह लीजिएगा। अब यहां पर समझिएगा, आपको सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। देखिए, एस से सन, एम से मून, ई से अर्थ। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब सूर्य और मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब आपको जाकर के चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो आपको चंद्र ग्रहण लगता है। समझ गए? तो याद रखिएगा, SME SEM। पेनाइन यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका में और अरावली भारत में उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। किसके उदाहरण है? पुरानी पर्वत श्रृंखला। तो पेनाइन, अपलेशियन और अरावली किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला को? पुरानी पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर। स्वर्ण द्वार का नगर। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। किस कारण? साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। कौन एक सुमेलित नहीं है? मतलब कौन एक गलत है? एपिको आंदोलन पी हैगरे सही है।
चिपको आंदोलन एसएल बहुगुणा, सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर, सही। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, गलत। बाबा आमटे का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से, बाबा आमटे का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, शांत घाटी आंदोलन से नहीं है। शांत घाटी आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो इसका संबंध है डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, हां, शांत घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली। तो यही सुमेलित नहीं है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी। क्या हो जाएगा, डी। तो एक बार बता दीजिए, पी हेगड़े का संबंध कौन आंदोलन, पी हेगड़े बहुगुणा, बहुगुणा मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रति रक्षा के लिए, पर्यावरण प्रति ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रदूषकों को उनके दीर्घकालिक प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। प्रदूषक और प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर को क्षति पहुंचाता है, धूल कण श्वास संबंधी रोग होता है, सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम, केंद्रीय नर्वस सिस्टम, यानी आंसर 1 2 3 और 4, यानी क्या हो जाएगा, सी। तो लीवर और किडनी को कौन क्षति पहुंचाता है, कार्बन मोनो, लीवर और किडनी को कौन क्षति पहुंचाता है, लीवर और किडनी को कौन क्षति पहुंचाता है, कैंसर, कैंसर श्वास संबंधी रोग, श्वास संबंधी रोग, केंद्रीय नर्वस सिस्टम। असत्य कथन का चयन करें। जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है, सही है। जीवाणु केंद्रक विहीन होती है, सही है। जीवाणु विषमपोषी एवं स्वपोषी दोनों होती है, सही है। एजेटोबैक्टर एक सहजीवी जीवाणु है, यही गलत है, आंसर यही होगा डी 36 डी 37। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहां पाया जाता है, झिल्लियों में, किसमें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहां पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहां पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहां पाया जाता है। असत्य का चयन करें, यह क्वेश्चन गलत है, गलत है क्वेश्चन ये। अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है, धनकंद, किसका है, अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है, अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण, अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण, धनकंद। किस भोज्य पदार्थ के अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है, वसा, किसके, वसा। किस भोज्य पदार्थ के अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है, किस भोज्य पदार्थ के अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है, वसा। निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग मेलपिगी नलिका है, आर्थ्रोपोडा, आर्थो, किस जंतु का उत्सर्जी अंग मेलपिगी नलिका है, किस जंतु का उत्सर्जी अंग मेलपिगी नलिका है, किस जंतु का उत्सर्जी अंग मेलपिगी नलिका है, आर्थ्रोपोडा। नेफ्रॉन की मुख्य कार्य क्या है, सभी उत्सर्जी पदार्थ को रक्त से निकालना, हां। आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखना, हां, यह भी सही है, आंसर सी। क्या हो जाएगा, तो नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है, पहला, दूसरा, आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्न में से कौन मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है,
सेरिब्रल पेंडुकल। सेरिब्रल मेरुरज्जु को मस्तिष्क से कौन जोड़ता है? मेरुरज्जु को यानी स्पाइनल कोड को ब्रेन से कौन जोड़ता है? मेरुरज्जु को मस्तिष्क से कौन जोड़ता है? सेरिब्रल पेंडुकल। निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता? प्रोटॉन। किसको? एनोड किरण किसको कहा जाता? एनोड किरण किसको कहा जाता? एनोड किरण किसको कहा जाता? निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं है? H2। किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? H2। फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता? फोटो सेल। किसका? फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? 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 फोटो सेल। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? यूजेनॉल। यूजे लौंग के तेल का कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का कौन सा एक प्रमुख घटक है? यूजेनॉल। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? एमाटोल में। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? एमाटोल में। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम नहीं बनाती है? लोहा। देखिए, पारा तथा अन्य धातु मिल करके अमलगम बनाती है, लेकिन लोहा पारा के साथ कभी मिलता ही नहीं है। लोहा का मिलना मुश्किल है, समझ गए? तो इसलिए जो है अमलगम नहीं बनाने वाली धातु कौन है? लोहा। तो कौन ऐसी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है? कौन ऐसी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है? क्योंकि लोहा पारा के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश। किससे? अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी? मक्का में सफेद कली रोग। मक्का में सफेद कली रोग। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑरेकल। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। फ्रांसिस्को दी। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? कौन था? सुनिए, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीरा था। और अल्मीरा जो है हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए, हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी का अनुसरण किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी का अनुसरण किया था और इस नीति के तहत उन्होंने हिंद महासागर पर कब्जा भी कर लिया और हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का अधिकार भी हो गया। और इसलिए हिंद महासागर का स्वामी पुर्तगालियों को माना जाता है या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को माना जाता है। समझ गए? तो याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि इस नीति का प्रचलन तो अल्मीरा ने किया, जबकि इस नीति का अंत अल्बुकर्क ने किया। किसने किया? अल्बुकर्क ने। इस नीति का अंत किसने किया? अल्बुकर्क ने किया। समझ गए? तो आंसर इसका अल्मीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत किसने किया? किसने किया है? पुर्तगाली सत्ता का भारत में वास्तविक संस्थापक अल्बू। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी अल्बुकर्क। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी अल्बुकर्क। समझ गए? और इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा राम मोहन राय से पहले इन्होंने भारत के उन क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत किया जहां पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था। समझ गए? इसके बाद डुप्ले है, फ्रांसीसी गवर्नर था। पहली बार डुप्ले ही सहायक संधि की शुरुआत किया और रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। वही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है।
सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कूट से करे। दाम, टंका, रुपया, जीतल। देखिए दाम और रुपया ये दोनों शेरशाह सूरी कालीन सिक्का है, शेरशाह सूरी कालीन सिक्का है। वहीं जो टंका और जीतल है ये सल्तनत कालीन सिक्का है। टंका और जीतल सल्तनत कालीन सिक्का है और दाम और रुपया जो है शेरशाह सूरी कालीन सिक्का है। और शेरशाह सूरी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, मुगल शासक वो थे नहीं, लेकिन मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है हुमायूं और अकबर के बीच में शेरशाह सूरी ने शासन किया था। तो ये दोनों सिक्का को आप मुगल कालीन सिक्का मान करके चल सकते हैं, मुगल कालीन सिक्का मान करके चल सकते, मान करके चल नहीं सकते हैं बल्कि है। मुगल काल में जो चांदी का सिक्का जारी किया जाता था, मुगल काल में चांदी के सिक्का को रुपया कहा जाता था और जो तांबा का सिक्का जारी किया जाता था उसको दाम कहा जाता था। तो मुगल कालीन सिक्का है ये दोनों, मुगल कालीन तांबे के सिक्का को दाम और चांदी के सिक्का को रुपया। वही जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल के अंतर्गत जो चांदी का सिक्का होता था उसे टंका और जो तांबा का सिक्का होता था उसे जीतल, जो तांबा का सिक्का होता था उसे जीतल। तो टंका और जीतल सल्तनत कालीन सिक्का है, चांदी का सिक्का टंका और तांबा का सिक्का जीतल। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 4, 2 और। तो बता दीजिए 1 मिनट में आप हमको, मुगल कालीन तांबा का सिक्का क्या कहलाता? मुगल कालीन तांबा का सिक्का, मुगल कालीन चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का। अगर यहां पर सल्तनत काल को हटा करके मुगल काल दे दे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3 बी होगा। और अगर यहां पर सल्तनत काल है तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सल्तनत काल में चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? देखिए इस क्वेश्चन का कीवर्ड है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड में। ऐसे तो फांसी की सजा सबको मिली है, लेकिन राजगुरु सुखदेव को भारत में मदन लाल धिंगरा और अशफाकुल्ला खां, इसमें अशफाकुल्ला खां सॉरी बी नंबर को देखिए, करतार सिंह और उधम सिंह, इसमें करतार सिंह को तो भारत में ही मिला है, फिर जो है इसमें अशफाकुल्ला खां को भारत में मिला है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, मदन लाल धिंगरा तथा उधम, मदन लाल धिंगरा तथा। इन दोनों को इंग्लैंड में फांसी की सजा मिली है। मदन लाल धिंगरा को किस लिए मिला? तो मदन लाल धिंगरा ने विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी, इसलिए इनको इंग्लैंड में फांसी की सजा दी गई। और उधम सिंह ने जनरल ओडायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी जनरल ओडायर, जनरल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी इंग्लैंड में, इसलिए इनको फांसी की सजा दी गई है। तो इन दोनों को भारत से बाहर दी गई है। ओडायर, ओडायर, आर डायर भी है, ओडायर भी है, ओडायर की हत्या इन्होंने किया था। तो बता दीजिए इन क्रांतिकारियों में किन 2 क्रांतिकारियों को फांसी इंग्लैंड में दी गई है? मदन लाल धिंगरा और, मदन लाल धिंगरा और किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था पाटलिपुत्रा में, और उसी जैन सम्मेलन में जो है आपको जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गया था। तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित किस शासक के समय हुआ? चंद्रगुप्त। और प्रथम जैन सम्मेलन कहां हुआ? पाटली। और प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान ही जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर में बटा है। तो किस जैन सम्मेलन के दौरान जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटा? किस जैन सम्मेलन के दौरान? चलिए, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में किस बौद्ध सम्मेलन के दौरान बटा? चौथा ना। और चौथा बौद्ध सम्मेलन के साथ को संरक्षण किसने प्रदान? कनिष्क ने ना, कनिष्क ने। तो बौद्ध धर्म हीनयान महायान में किसके समय में बटा? बौद्ध धर्म हीनयान महायान में किसके समय बटा? कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? रोपर। कौन नहीं है?
कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है? रोपर कहां है? पंजाब में। कहां है रोपर? कहां है? कौन नदी के तट पर? सतलज नदी। रोपर कौन नदी के तट पर? कौन नदी के तट पर? सतलज नदी के तट पर है। चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क किसके दरबार में? चरक किसके दरबार में रहते? चरक किसके दरबार में रहते? और चरक का संबंध कौन विद्या से? चिकित्सा विद्या। चरक का संबंध कौन विद्या से? किससे? चिकित्सा। इसके बाद पिंगल वत्स। पिंगल वत्स किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार। बिंबी नहीं 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 ना ना, बिंदुसार होगा, एक बिंबिसार नहीं होगा, सॉरी बिंबिसार नहीं। मगध में हर्यक वंश के संस्थापक, मगध में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबी कौन धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म। किसको मानता था? किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। जीवक किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार। जीवक, जीवक। चलिए इसके बाद जो आपको वेनसोंग है किसके समय भारत है? किसके समय? और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षचरित के रचयिता, बाणभट्ट हर्षचरित के रचयिता। कालिदास किसके दरबार में? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके दरबार में नवरत्न रहता था? चंद्रगुप्त। एगो क्वेश्चन दिए हुए थे पहला या दूसरा टेस्ट में, पहला टेस्ट में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्न किस दरबार में रहते? उज्जैन दरबार में। उज्जैन दरबार में, हाँ याद है, लेकिन सबको याद ना। पहला टेस्ट में दिए हुए थे, पहला टेस्ट में। राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए? हैमिल्टन। कौन आपको? फर्रुखसियर मुगल बादशाह का नाम सुने हैं जी? देखिए फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719। फर्रुखसियर को पीलिया रोग हो गया था। पीलिया रोग जानते हैं? जॉन्डिस। जॉन्डिस हो गया था। तो सर जॉन सुरमन के नेतृत्व में, सर जॉन सुरमन के नेतृत्व में 4 सदस्यीय एक दूत मंडल 1715 ईस्वी में फर्रुखसियर के दरबार में गया, जिसमें एक चिकित्सक था, उसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। और डॉक्टर हैमिल्टन पीलिया रोग विशेषज्ञ था और हैमिल्टन ने फर्रुखसियर के पीलिया रोग को खत्म कर दिया। और हैमिल्टन के उपचार के कारण ही फर्रुखसियर का पीलिया रोग खत्म हो गया। तो इससे फर्रुखसियर काफी प्रभावित हुए और अंग्रेजों से काफी खुश हुए। और फर्रुखसियर ने फिर 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की, जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है, जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो हैमिल्टन क्या हो जाएगा उत्तर? 1843 के इंडिया एक्ट 5 के तहत के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया? गुलामी प्रथा। गुलामी प्रथा या दास प्रथा। इसका अंत 1843 के इंडिया एक्ट 5 के तहत लॉर्ड एलन बरो ने किया। लॉर्ड एलन बरो ने किया। तो 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया? हाय, गुलामी प्रथा या किस गवर्नर जनरल ने किया? किस गवर्नर जनरल ने? एलन। कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना? शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह बना। इस्लाम शाह बना। और इस्लाम शाह का मूल नाम था जलाल खां। इस्लाम शाह का मूल नाम, इस्लाम शाह का मूल नाम। और दूसरी बात, इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ी को 50, 200, 250, 500 में बांटा था। समझ गए? तो किस शासक ने अपनी सैन्य टुकड़ी को 50, 200, 250, 500 में बांटा था? कौन बांटा था? कौन बांटा था? और दूसरी बात, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है।
शेरशाह सूरी जो है अपना मकबरा बनवा रहा था, लेकिन मकबरा बनवाते बनवाते ही मर गया। तो शेरशाह सूरी के मकबरे के निर्माण कार्य को भी पूरा इस्लाम शाह ने करवाया था। देखिए यहां पर गौर से सुनिएगा, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर कह दे कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश। वही बात शेरशाह सूरी के मकबरा में, शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी। उस मकबरे के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया, इस्लाम। और कनिंघम नामक विद्वान ने शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। ताजमहल से भी, किस विद्वान ने शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है, कनिंघम। कौन विद्वान, याद रखिएगा। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था, लेनिन ने। किसने किया था, रूसी क्रांति के दौरान चेका नामक संगठन की स्थापना किसने किया, रूसी क्रांति के दौरान चेका नामक संगठन की स्थापना किसने किया, लेनिन ने। सूची 1 सूची 2, कौन सा युग सही सुमेलित है, 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। सही है या गलत, गलत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, 1775 से 1700, और इस युद्ध का अंत हुआ है 1782 ईस्वी में हुए सालबाई की संधि के तहत। 1782 ईस्वी में हुए सालबाई के, तो ये गलत है ना हो। तृतीय मैसूर युद्ध 1790-92, हाँ सही है। और इस युद्ध का अंत हुआ है श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। और श्रीरंगपट्टनम का संधि कब हुआ, 1792। बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई है, 1792। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 24 से 26, हाँ सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1800, और इसका अंत हुआ है 1826 में हुए यानडूब के संधि, 1826 में हुए यानडूब के संधि के तहत। द्वितीय सिख युद्ध 1845-46, नहीं गलत है। द्वितीय सिख युद्ध 1848-49, 1848-49। और द्वितीय सिख युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है, द्वितीय सिख युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। तो किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है, और इस द्वितीय सिख युद्ध के माध्यम से ही 1849 में पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया। तो पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ है, 1849। किसने किया, लॉर्ड। तो पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ, 1800। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ, 1849। किसने किया है, किसने किया है, लॉर्ड डलहौजी ने। क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हाँ, आप मायूस बड़ी रहते, मायूस मत रहा कीजिए। आप कोनो बैच में भी पढ़ते हैं और टेस्ट उस्ट में भी आते हैं, आपको हम देखते हैं भर दिन, ठीक है। मायूस मत रहिए, खुश रहिए। क्या होगा, अरे देखिए बता रहे हैं, अगर नहीं कुछ होगा आप लोग को, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। 40 बरस के बाद हम बाबा बनेंगे, समझे, फिर आप सबको अपना चेला बना लेंगे, और हम भी कमाएंगे, जो कमाएंगे वो आपको भी देंगे, ठीक है। एकदम चिंता मत कीजिए। देखिए ना, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो गया, और वैसा बहुत सारा बाबा है। जब वो सब इतना कुछ कर रहा है, तो कुछ कुछ बात ऐसा बोलेंगे, कुछ ना कुछ फायदा करिए जाएगा। एकाध गो चमत्कार हो गया, हम तो बाबा बन जाएंगे, बहुत बड़ा बाबा, फिर तो पैसा आते रहेगा। भारत के लोग सबसे ज्यादा डरते हैं तो धर्म को लेकर। अगर अभी हम इसको कह देना कि 5000 का अंगूठी पहन लीजिए, 6 महीना में नौकरी हो जाएगा, सब चीज छोड़ करके ही 5000 का अंगूठी पहनेगा पहले। देखिए हमारे हाथ में कुछ है, कुछ नहीं है, समझ गए। तो ये सबसे कुछ नहीं होता है। हमारे एगो नाना जी, हमारे छोटे नाना जी ज्योतिष हैं, जब भी जाते हैं कभी काल मिलते हैं उनसे, तो 10 गो अंगूठी दे देंगे, 10 हाथ में। अभी भी 10 गो अंगूठी रखा हुआ है, लेकिन पहनते ना है। देखिए ये सब कुछ ना है, समझ गए। सबसे बड़ा चीज है मेहनत। क्या है, मेहनत। मेहनत एक ऐसा अस्त्र है जिसके बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं।
और अगर आप मेहनत नहीं करते हैं 72 गो अंगूठी, 10 गो की जगह 72 गो अंगूठी पहन लीजिए ना, कुछ नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, डी होगा ना। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? पुर्तगाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस? अप्रैल 1934। अप्रैल 1900 सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की प्रेरणा महात्मा गांधी को किससे मिली? थोड़ों से मिली है। किससे मिली है? थोड़ों से। और अगली बात यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने चरण में चला? 2 चरण। कितने चरण में? बीच में कुछ दिन के लिए स्थगित रहा है। कुछ दिन के लिए स्थगित किस समझौता के कारण रहा? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? जेम्स मिल ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? जेम्स मिल। अब सुनिए गुरुजी लोग, देखिए भारत का जो इतिहास है, भारत के इतिहास को जर्मन विद्वान क्रिस्टोफ सेलियरस ने 3 भागों में बांटा। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। क्रिस्टोफ सेलियरस ऐसे बांटा। इसके बाद जेम्स मिल ने जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, जेम्स मिल जिसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, इन्होंने भारत के इतिहास का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया। इन्होंने भारत के इतिहास का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया, यानी हिंदू मुसलमान के आधार पर किया। हिंदू मुसलमान के आधार पर किया। सांप्रदायिक आधार मतलब हिंदू मुसलमान आधार। जेम्स मिल ने सांप्रदायिक आधार पर भारत के इतिहास का विभाजन 3 वर्गों में किया: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। समझ गए? तो आप इस बात को भी याद रखिएगा कि भारत के इतिहास का विभाजन सांप्रदायिक आधार यानी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेजी काल के आधार पर किसने किया है? तो जेम्स मिल ने। समझ गए? याद रखिएगा। किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य है? बाबर। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम? बाबर नामा। बाबर की आत्मकथा का नाम? बाबर अपनी आत्मकथा स्वयं न लिखा, यानी बाबर नामा के रचयिता कौन है? बाबर नामा के रचयिता। और बाबर ने बाबरनामा कौन भाषा में लिखा है? तुर्की। कौन भाषा में? बाबर ने बाबरनामा कौन भाषा में लिखा? कौन भाषा में? तुर्की ना। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद हुआ है? हाँ हुआ है। किसके समय? अकबर के समय। किसके समय? किसने किया? अब्दुल रहीम खान ने। बात क्लियर है? चलिए, तो किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है? बाबरनामा के रचयिता। बाबरनामा मूलतः कौन भाषा में लिखी गई? कौन भाषा में? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किस बादशाह के समय हुआ? किसके समय? अकबर के समय ना। फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा लिखा है? हाँ लिखा। फुतुहाते फिरोज शाही किसकी रचना? फुतुहाते फिरोज शाही किसकी रचना है? फिरोज शाह। तारीख है फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी। तारीख है फिरोज शाही। जियाउद्दीन। हुमायूं अपनी आत्मकथा लिखा है, लेकिन हुमायूं की आत्मकथा है ना हुमायूं नामा। हुमायूं जिसके रचयिता गुलबदन
हुमायूंनामा के रचयिता, हुमायूंनामा के रचयिता गुलबदन, और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर, अकबर, किसके कहने पर, आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर, अकबर अपना आत्मकथा लिखा है? अकबर निरक्षर था ना जी, अक्षर का ज्ञान था उसको, निरक्षर था। और अकबर की आत्मकथा अकबरनामा अबुल फजल, समझ गए, अकबरनामा। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहां स्थित है? राजस्थान। देखिए बिहार दरोगा 2213 में एगो पूछा था, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहां है? तो उसी आधार पर ही क्वेश्चन दिए हैं, और ऐसा हमेशा मिलता रहेगा, समझिए, सब तेल क्षेत्र क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहां? ऐश्वर्या तेल क्षेत्र, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र, डिगबोई तेल क्षेत्र, डिगबोई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर, कहां है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर। पीरम बेट द्वीप कहां पाया जाता है? खंभात की खाड़ी कहां है? गुजरात में है, उसी खंभात की खाड़ी में है पीरम बेट द्वीप, समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आलिया बेट खादिया बेट द्वीप कहां है? गुजरात। आलिया बेट खादिया बेट, आलिया बेट खादिया बेट, पीरम बेट द्वीप, पीरम बेट द्वीप, पीरम बेट द्वीप। कौन सा मिट्टी रेह, कल्लर, उसर आदि स्थानीय नामों से जानी जाती? लवणीय और, देखिए पंजाब राज्य जानते हैं वो, पंजाब राज्य जानते हैं? पंजाब राज्य के भीतर जो लवणीय और क्षारीय मृदा होती है उसे स्थानीय तौर पर रेह, कल्लर और ऊसर कहा जाता है। रेह, कल्लर और, किस राज्य में लवणीय और क्षारीय मृदा को स्थानीय तौर पर रेह, कल्लर और ऊसर कहा जाता? पंजाब। क्या होगा? कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तो ये दोनों नदी मिलती है आपस में राउरकेला। राउरकेला कहां है? ओडिशा में ना। तो कोयला और शंख नदी जब आपस में मिलती है राउरकेला में, तब वे किस नदी के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मणी। किस नदी के नाम से? किस नदी के नाम से? ब्रह्मणी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष हुआ? 2006, 2000। और एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ का गठन कब हुआ है? 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 2006। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म बोलिए। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म। भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में माने गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस। कितना? भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी जाने वाली जनवरी की समताप रेखा। भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार पर मानी गई जनवरी की समताप रेखा। इस प्रकार का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, उसी को आधार बनाते हुए ये क्वेश्चन दिए हैं। क्लियर? आंसर अगर आपको मिलेगा तो आंसर में इसका आंसर हमने बी दिया है, जबकि इसका सही उत्तर होगा सी। क्या होगा? 2 आंसर गलत दिए हैं। एगो ही क्वेश्चन है, एगो और आगे है, बता देंगे। तो आंसर पे पूरा विश्वास नहीं कीजिएगा, एगो 2 गलती देते हैं, जानबूझ करके देते हैं। आप ही मत सोचिएगा कि हम भूल जाते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। जो देखते हैं, जो मेरा इंतजार नहीं करता है, एक आध गो गलत याद रखिए, समझ क्या? 2 गलती देते हैं, कभी 1 कभी 2, कभी 1 कभी 2, ठीक है। आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा? और करवा देंगे सब, ठीक है। कभी जो है करवा देंगे।
तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट किस जलवायु पर? एस। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में? खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? खीरगंगा। खीरगंगा। खीरगंगा किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा? भाग। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा का? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा? किसको काहे कहा जाता? क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार। भाग 2 में क्या है? नागरिकता न। भाग 4 में आए राज्य के नीति निर्देशक। भाग 5 में संघ का। अच्छा, एगो कल डेली टेस्ट में दिए थे, भारतीय संविधान दार्शनिक तौर पर किस देश से प्रभावित? आयरलैंड और अमेरिका। क्वेश्चन समझ रहे हैं? भारतीय संविधान दार्शनिक तौर पर किस देश से प्रभावित? आयरलैंड और अमेरिका। राजनीतिक तौर पर ब्रिटेन। राजनीतिक तौर पर डेली टेस्ट का कल का क्वेश्चन। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? पूछा जा रहा है। देखिए, मूल कर्तव्य क्या गो है? क्या गो है? 11 गो न हो तो 11 गो में कौन मूल कर्तव्य नहीं है, ई पूछ रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे। हाँ। अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास, ये क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 17 में ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। हाँ, ये मौलिक कर्तव्य है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब, ऑपरेशन सिद्धार्थ। ऑपरेशन सिद्धार्थ आंसर 4 1 2 3 4 1 2 3 आंसर ए होगा। तो ऑपरेशन चेकमेट का संबंध कौन देश? ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन सिद्धार्थ, ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? राजवित्त। राजवित्त अनुच्छेद 243 का आई, 243 का आई। देखिए 3 गो अनुच्छेद हो गया, 243 जी के आई, यही 3 गो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीनों हो गया, आगे और भी आएगा, लेकिन यही तीनों 243 में पंचायती राज के संदर्भ में महत्वपूर्ण। 243 के आई जी, समझ गए आप? क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, बार बार यही 3 गो पूछा है, समझ गए? और ये 3 गो आपका हो गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? राजवित्त। राजवित्त आयोग की चर्चा कौन अनुच्छेद? 243। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। हाँ। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। हाँ। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। हाँ। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। हाँ, सभी चारों। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन है आइवर जेनिंग्स, हाइबर नहीं आइवर जेनिंग्स। क्या हो जाएगा? आइवर जेनिंग्स। आइवर स्टेटमेंट है, याद रख लीजिएगा। किसने यह कहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका?
किसने कहा है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आकर आयबर संविधान सभा की आलोचना करते हुए कहा था। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? मोहम्मद हिदायतुल्ला संभाला है, मोहम्मद हिदायतुल्ला संभाला है। और जानते हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला एक ऐसे व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के पद को भी संभाला है, उपराष्ट्रपति के पद को भी संभाला है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के तो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर काम, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। आप जानते होंगे जब राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है, जब उपराष्ट्रपति भी नहीं रहता है तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो गया, उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो गया। तब उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया और कालांतर में जाकर के ये पूर्णकालिक उपराष्ट्रपति बने पूरे 5 वर्ष के लिए। और निर्विरोध उपराष्ट्रपति ये चुने गए थे, निर्विरोध। जब ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो कोई इनके विरोध में खड़ा नहीं हुआ था। और भारतीय इतिहास में सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर जगदीप धनखड़ तक में 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा। तो 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल तो ई बने हैं। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने हैं, ये उपराष्ट्रपति नहीं बने। इनका शासनकाल 1974 से 1977 और इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है, पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ है, तो ये उपराष्ट्रपति नहीं बने। नीलम संजीव रेड्डी ये उपराष्ट्रपति नहीं बने, राष्ट्रपति बने हैं। और नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष थे, 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति नहीं बने, गलत है ये। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने हैं, तो ये उपराष्ट्रपति भी बने। सुनिए एगो बात पूछा जाता है, गौर से सुनिएगा। एगो बात पूछा जाता है, कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने? एक क्वेश्चन ये है। और एगो बात ये पूछा जाता है, कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बने? ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है, तो दोनों का उत्तर 6 होगा। 6 उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी बने हैं, 6 मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री भी बने हैं। अब सुनिए, 6 उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बने हैं। 1 नंबर में सर्वपल्ली राधाकृष्ण, 2 नंबर में जाकिर हुसैन, 3 नंबर में वीवी गिरी, 4 नंबर में आर वेंकट रमन, 5 नंबर में शंकर दयाल शर्मा, 6 नंबर में KR नारायण। ये 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों। तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों बने? कितने? पहला सर्वपल्ली राधा, पहला। दूसरा जाकिर हुसैन, दूसरा, तीसरा बीबी, चौथा आर वेंकट, पांचवा शंकर दयाल, छठा KR क्लियर। अब 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री भी बने। पहला मोरारजी देसाई, दूसरा चौधरी, तीसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौथा PV नरसिम्हा, छठा HD देवगौड़ा, पांचवा HD, छठा नरेंद्र। क्लियर हुआ? तो कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री भी बने? पहला मोरारजी, पहला, दूसरा चौधरी, तीसरा VP सिंह, तीसरा VP वही विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौथा PV नरसिम्हा, पांचवा HD, छठा नरेंद्र। क्लियर? आंसर बी। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडल सचिव, भारत के मंत्रिमंडल।
तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान, हाँ इसका भी आंसर गलत दिया, ठीक है, इसका भी आंसर गलत दिया आंसर में। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार विधि का शासन, विधि का, आंसर दिए हैं बी, क्या दिए हैं? बी, आंसर होगा सी, विधि का शासन। समझ गए? तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? विधि का, समझिएगा, नहीं समझ याद कीजिए। ये क्वेश्चन कल के टेस्ट में नहीं दिए हैं, इसका आंसर बताइए। 200 संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? 200 संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता ना ही एकत्रित किया जा सकता है? 200 किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? दिसंबर 1900 किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? दिसंबर 1900। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सा समूह उपयुक्त है? प्रबल वायु, उच्च आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी में तो सूखेगा नहीं, गलत है। उच्च ताप, शुष्क हवा। 1, 3 और आंसर डी। त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, झालर, डैश का उदाहरण? श्रेणी परिपथ। श्रेणी, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, झालर किसका उदाहरण है? त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइट, झालर किसका उदाहरण है? श्रेणी। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। परिनालिका के अंदर शून्य, परिनालिका के अंदर एक समान, परिनालिका के सिरों पर अधिकतम, परिनालिका के अंदर असमान। आंसर सी होगा। डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर। डायोड को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? डायोड को किसके रूप में प्रयोग किया? डायोड को किसको रूप में? डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए। ओडोमीटर। ओडो डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडो। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। राफेल नडाल। किंग ऑफ क्ले किसे कहा जाता है? किंग ऑफ क्ले, किंग ऑफ क्ले, किंग ऑफ क्ले। राफेल नडाल किस देश का है? राफेल नडाल किस देश का है? स्पेन। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम? केंड्रिक लेमर। केंड्रिक। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम? संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का? केंड्रिक। कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? लखनऊ। कौन नहीं है? जयपुर, आगरा, दिल्ली है। कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? अब पूछेगा कौन कौन है? जयपुर, आगरा। न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। बिहार 61 पॉइंट समथिंग %, अरुणाचल प्रदेश 65 पॉइंट समथिंग %, राजस्थान 66 पॉइंट समथिंग %। तो आंसर सी।
सुमेलित कीजिए। लोक कला मेहंदी राजस्थान न, आपना पहाड़ी क्षेत्र, अहिपन बिहार, चौकपुर न उत्तर प्रदेश। आंसर 1 2 3 और मेहंदी कहां की लोक कला? मेहंदी, मेहंदी, आपना, अड़ीपन, अड़ीपन, चौकपुर न, चौकपुर न। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात। कौन? सुनिए सुनिए गुरुजी लोग, तब चल जाइएगा, रुकिए ना। बात ऐसन है कि आप सब लोग जानते हैं कि गांधी जी कहां के थे? गुजरात के ना। और गांधी जी पूर्ण शराबबंदी के पक्षधर थे, पूर्ण शराबबंदी के पक्षधर। और नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी लागू किया है, इसलिए नीतीश कुमार कहता है कि हम गांधीवादी हैं, हम गांधीवादी। लेकिन ऐसा है क्योंकि गांधी जी पद के भूखे नहीं, नीतीश कुमार पद के भूखे, मुख्यमंत्री के पद पर चिपक कर बैठे हैं। क्लियर? अब सुनिए, देखिए आपको जो है बंबई प्रांत का विभाजन हुआ और 2 राज्य बना, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। जब गुजरात का गठन 1960 में हुआ था ना, तो 1960 में गुजरात के गठन के साथ ही गुजरात में शराबबंदी कानून लागू हो गई थी। गुजरात के गठन होने से ही, गुजरात का गठन हुआ 1960 में 1960, और 1960 में ही गुजरात में शराबबंदी कानून भी लागू हो गया। तो प्रथम राज्य गुजरात है जहां पर शराबबंदी कानून लागू हुआ है। और किसी भी राज्य में शराबबंदी कानून लागू होता है अनुच्छेद 47 के तहत। कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 47 के तहत। और अपने बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ है 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016। समझ गए? तो गुजरात होगा उत्तर। तो शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? कवि प्रदीप। कवि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? कवि। अब सुनिए, सुनिए नो, अरे घोषणा है, सुनिए ना महाराज, अब फिर अकबकाइएगा। भूख लग गया, हाय तोड़ी के। सुनिए गुरुजी लोग, आपको जो है कल टेस्ट है, इस सप्ताह भर सिर्फ जो है सोमवार से शुक्रवार हुआ है, अगले सप्ताह से अल्टरनेट हो जाएगा। MWF में सिर्फ टेस्ट होगा और हम ही करवाएंगे। MWF में होगा, हम ही करवाएंगे। समझ गए? और 8 बजे क्वेश्चन मिल जाएगा। 8:45 तक आपको बना लेना है, 8:45 से 9:45 तक उसका डिस्कशन हम करवाएंगे। समझ गए? 8:45 से 9:45 तक 1 घंटा। और ज्यादा समय मिलेगा तो ज्यादा करवा देंगे, कम समय मिलेगा कम करवाएंगे। आज आराम से करवा रहे थे, थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत है? तो अगले वीक से आपका टेस्ट MWF में होगा। अगले वीक से आपका टेस्ट कौन में होगा? MWF में होगा। लेकिन 1 माह में 100 रुपया में 20 टेस्ट बोले हैं तो 20 टेस्ट हम आपको देंगे, ठीक है? और एगो बात और बोलेंगे कि घर पे जाकर के जितना हम बताते उतना तो ठीक है, घर पे जाकर के जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी आपको कंफ्यूजन रह जाता है तो किताब का सहारा लेकर के, गूगल का सहारा लेकर के उसको ढूंढ करके पढ़िए। और दूसरी बात यह है कि आप जितना क्वेश्चन बनाते हैं, OMR तो हम लेते नहीं है, OMR आप अपने घर लेते जाइए और देखिए 100 में आपका कितना सही हुआ। जितना सही हुआ ठीक है, जितना आप जानते हैं सही है, और जितना आप नहीं जानते, जितना का आंसर आप नहीं जानते हैं, उसको कॉपी में नोट डाउन करके याद कीजिए, उसको कॉपी में नोट डाउन करके याद कीजिए। यानी इस प्रकार का एक कॉपी बना लीजिए। समझ गए? क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ, धन्यवाद सबका। जाइए रामनवमी मनाइए। निकल जाइए आराम से। हाँ, भीड़ है, देख रहे हैं, जगह मिलता है। किसका मोबाइल है जी?